लेसन 3 है आपका जनसंख्या संगठन, इसको लिख करके डैश दीजिए और सबसे पहले आप लोग लिखिएगा जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो देखिए जनसंख्या संगठन क्या होता है, तो किसी भी देश का जनसंख्या को, कोई भी देश है वहाँ का जो जनसंख्या होगा उसको उसका विभिन्न विशेषता होता है और उसी विशेषता का जब आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करिएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जितना भी देश होता है वहाँ पे जनसंख्या में स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर तीनों पाए जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उन देश का जो विभिन्न विभिन्न प्रकार का विशेषता बनता है जनसंख्या का, तो उनका जब आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करिएगा, तुलना करके अध्ययन करिएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। इस जनसंख्या संगठन में कई प्रकार का चीज़ आ सकता है, जैसे कि मान के चलिए लिंग अनुपात आ जाएगा। अगर आप इसका संधि करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका आयु लिंग संरचना हो जाएगा, साक्षरता हो जाएगा। तो कुछ विशेष अध्ययन हम लोग इस तथ्यों पे करते हैं। बात समझ में आया। तो जनसंख्या संगठन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले लिखिएगा विभिन्न देशों का जो जनसंख्या होता है उसका विभिन्न विभिन्न विशेषता होता है और उन विशेषताओं को तुलनात्मक रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या संगठन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक में। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम लोग आयु लिंग संरचना, साक्षरता और लिंग अनुपात का अध्ययन करते हैं। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए लिखिए, देश लिखिए, देश की जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं, देश की जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना, विशेषता का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन कहलाता है। चलिए इसमें आप लोग लिखिए लिंग अनुपात, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। जैसे भी सब लिख लीजिए, कोमा दे के, उसके बाद पहला डैश दे करके लिखिएगा लिंग अनुपात या फिर लिंगानुपात, जैसे वहां लिखा हुआ है लिखिए। चलिए अब इसको समझिए कि लिंगानुपात क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। साक्षरता है। लिंगानुपात मतलब क्या होता है, तो आपको पता है किसी भी देश का जो जनसंख्या होगा उसमें मुख्यतः दो प्रकार का लोग होगा, या तो वो पुरुष हो सकता है या तो वो स्त्री हो सकता है। और इसी का जब आप अनुपात ज्ञात करिएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। बात समझ में आया। भारत में किस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है, तो भारत में सबसे पहले स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या को भाग दे दिया जाता है और 1000 से गुना कर दिया जाता है, तो क्या निकल जाता है, भारत में लिंगानुपात निकल जाता है। हम क्या बोले, बात समझ में आया आपको?
तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना होगा कि लिंगानुपात क्या होता है। तो किसी भी देश का जनसंख्या में स्त्री और पुरुष दोनों पाए जाता है। किसी भी देश का जनसंख्या में स्त्री और पुरुष दोनों पाए जाता है, और यदि उनका अनुपात में हम उसको ज्ञात करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। बात समझ में आया। या तो दूसरा डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि प्रति हजार पुरुष में जो स्त्री का संख्या होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंगानुपात बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक में हो जाएगा। सबसे जो ज़्यादा लिंगानुपात है वो आपका लेटावीरा में है, जहाँ पे 100 पुरुष पे 85 पुरुष है, 100 स्त्री पे 85 पुरुष है। 100 अगर वहाँ पे एवरेज निकाला जाएगा 100 पुरुष, तो उस पे जो स्त्री का संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और सबसे जो कम लिंगानुपात है, नहीं सही जा रहा है ये, वो अमीरात में है, संयुक्त अरब अमीरात में है, जहाँ पे प्रति 100 स्त्री पे 311 पुरुष है। हमने क्या कहा, इसको ध्यान से समझिएगा। उच्च कहाँ में है, लेटावीरा में है, और सबसे निम्न कहाँ पे है, संयुक्त अरब अमीरात में है। वहाँ पे 311 मतलब 100 स्त्री पे 311 पुरुष है। अगर 100 स्त्री है तो उसके ऊपर कितना पुरुष हो जाएगा, 311 पुरुष हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। अब इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं, देखिए जो वहाँ अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पे क्या होता है, वो काफ़ी विकसित देश है। अब यदि वो विकसित देश है तो वहाँ पे दूसरे देश से भी काम करने के लिए लोग जाएगा। तो दूसरे देश से काम करने के लिए जो लोग जाएगा वो उसमें संख्या ज़्यादा किसका रहेगा, पुरुष का रहेगा या स्त्री का रहेगा, पुरुष का रहेगा। तो जब ये पुरुष उस देश में जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ का लिंगानुपात तो कम होने है। बात समझ में आया ना। यहाँ पे जो 311 पुरुष आपको दिख रहा है 100 स्त्री पे, तो क्या ये 100 स्त्री पे 311 पुरुष उसी देश का है, नहीं, विभिन्न देश से वहाँ काम करने के लिए गया है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, शहर और गांव, तो बताइए ओवरऑल अगर आप जानिएगा तो शहर में पुरुष का संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है, और महिला का संख्या उससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। उसी प्रकार से गांव में पुरुष का संख्या क्या होता है और महिला का संख्या कम होता है, ज़्यादा होता है। कारण क्या है, क्या वहाँ जन्म कम ले रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं है, बल्कि हो क्या रहा है, शहर में रोजगार है, और रोजगार के लिए पुरुष जो है गांव छोड़ करके कहाँ चल जाता है, शहर चल जाता है। अब जब वो शहर जाएगा तो शहर का लिंगानुपात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और वहाँ का महिला का लिंगानुपात क्या होगा, कम होगा। लेकिन गांव में ज़्यादातर काम किसका होता है, महिला का। खेत जब कोई जोतेगा तो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, एक वो आदमी ट्रैक्टर चला करके चला गया। अब जो धान बोएगा तो कोई पुरुष को आप बोते देखे हैं, नहीं, ज़्यादातर कौन बोती है, महिला बोती है। काटता है कौन फसल को, महिला, ज़्यादातर महिला, पुरुष बहुत कम इन्वॉल्व होता है इसमें। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए गांव में महिला का संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर यहाँ तक में। और एक कारण है, शहर में थोड़ा सा महिला लोग का संख्या कम होने का एक कारण और है कि शहर में सुरक्षा का दृष्टिकोण से शहर को खतरा माना जाता है। शहर में ज़्यादा खतरा है या गांव में ज़्यादा खतरा है, लड़की लोग को ज़्यादा खतरा कहाँ है, शहर में खतरा है। राह चलते टोक देता है कोई, शहर गांव में आप कहीं टोकिए आपको वहीं गाड़ देगा जिंदा, क्योंकि पूरा का पूरा गांव उन लोग का, अला नहीं, पूरा का पूरा गांव में उन लोग का पहचान होता है, ये इसको पहचानेगा वो उसको, पूरा गांव वाला वहाँ एक दूसरे को पहचानता है। लेकिन शहर में आपके घर के बगल में कौन ज़्यादा है आपको ये तक नहीं पता चलेगा। बात समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो लिंगानुपात बढ़ने और कम होने का क्या कारण है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आप लिंगानुपात में क्या बोलिएगा, तो किसी भी देश में स्त्री और पुरुष दोनों होता है। किसी भी देश में, अच्छा ये प्लस माइनस, रीजनिंग में प्लस माइनस लिखा जाता है इसलिए हम शॉर्टकट में लिख दिए, और एंथ्रोपोलॉजी में ये त्रिभुज और सर्कल लिखा जाता है इसलिए हम वो लिखे हैं, तो वो सब सिंबल है उसका। तो लिंगानुपात किसे बोलेंगे, तो किसी भी देश में पुरुष और स्त्री दोनों पाए जाता है, और प्रति 1000 पुरुष में जितना स्त्री का संख्या का अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। आया समझ में। भारत में लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, तो स्त्रियों की संख्या में किसको भाग दे करके पुरुषों का संख्या कितना से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे। बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में। लिखिए, किसी भी देश में स्त्री और पुरुष
हेडिंग दे के लिखिएगा। टॉपिक लिंगानुपात या फिर लिंग अनुपात। किसी भी देश में स्त्री पुरुष, किसी भी देश में स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं, स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। किसी भी देश में स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या के अनुपात को, पुरुषों के संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसको बनाइए। लिंगानुपात कहते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए। जल्दी लिखिए। इसके बाद समझिए कि आयु संरचना क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश का जनसंख्या में जो लोग रहेगा, क्या वो 15 साल से जन्म लेगा? 0 साल से जन्म लेगा। तो 7 साल से लेकर के 15 साल से लेकर के 59 साल तक का जो जनसंख्या होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्यशील जनसंख्या। कौन सा जनसंख्या बोलेंगे? कार्यशील। और इसके ऊपर कौन हो जाएगा? बच्चा। और 60 साल या 60 साल के ऊपर कौन सा होगा? तो बूढ़ा जनसंख्या होगा। और जिस देश का जनसंख्या इस वाला ज़्यादा है, मतलब 60 के लमसम में अगर वो ज़्यादा है, तो उस देश का संसाधन ज़्यादा खर्च होगा। क्यों? क्योंकि बूढ़ा लोग है, बीमार ज़्यादा पड़ेगा, सरकार को उसके पीछे अपना पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो देश का संसाधन क्या होगा? बिगड़ सकता है। जैसे सपोज करिए आपके घर में 6 गो बूढ़ा है, 6 गो, सब आप ही के साथ रह रहा है। मजाक नहीं, सबको एक ना एक दिन तो बूढ़ा होना ही है, आप पे भी खर्च होगा। ऐसे हंसने वाली क्या बात है? 6 गो आपके घर में बूढ़ा है, बुझे? आपका कमाने वाला एक आदमी है। अब जो भी वो कमा करके लाएगा, अगर उसका वैसे तबीयत खराब हो जाता है तो पैसा उस पर ज़्यादा खर्चा होगा कि नहीं? तो आपके घर का अर्थव्यवस्था डोल सकता है कि नहीं? उसी प्रकार से देश में भी होता है। अगर बूढ़ा जनसंख्या ज़्यादा है तो उस देश का जितना संसाधन होगा वो ज़्यादा खर्च होगा उसके दवाई दारू पे। दारू मतलब वो वाला दारू मत समझ लीजिएगा, दवाई दारू मतलब वो पूरक शब्द है, इसलिए हमने कहा कि दवाई। जैसे लोटा डोरी बोलते हैं ना आप लोग, क्या क्या बोलते हैं? हाँ, चाय पानी बोलते हैं आप लोग, उसी प्रकार से दवाई दारू है। यहाँ उबला दारू मत समझिएगा, शांत। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयु संरचना बोलते हैं। क्या लिखिएगा? किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में विभिन्न आयु के लोग रहते हैं। जैसे 15 से 59 वर्ष के उम्र के आयु के जनसंख्या वालों को क्या बोलेंगे? कार्यशील जनसंख्या बोलेंगे। और 60 वर्ष या उससे ज़्यादा के जनसंख्या को क्या बोलेंगे? बूढ़ा जनसंख्या बोलेंगे। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयु संरचना बोलते हैं। आयु संरचना को 3 तरीके से दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले आपका विस्तारित जनसंख्या। तो विस्तारित जनसंख्या को ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि उम्र हम यहाँ पे लिखे हैं 0 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, इसी प्रकार से पूरा चलेगा। और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखना है। बात समझ में आया? हम बार-बार एक ही चीज़ को नहीं लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो छोटा उम्र का बच्चा है उसका जन्म क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसको यहाँ पे भी अधिक होना चाहिए है। जितना जन्म ले रहा है उतने इसको मरना भी चाहिए, क्योंकि ऊपर आएगा तो उम्र बढ़ेगा तो मरबे नहीं करेगा। ऊपर आएगा तो ये ऊपर 70, 80, 90, 100 उसको तो मरना है ही। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, जनसंख्या यहाँ जन्म ले रहा है ढेरी, और जन्म ढेरी ले रहा है, लेकिन क्या यहाँ मर रहा है? उतने नहीं। तो जनसंख्या बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। मतलब क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। जनसंख्या का क्या हो रहा है? विस्तार कर रहा है। तो ऐसा कहाँ में पाया जाता है? इस किस आकार का आपको दिख रहा है? त्रिभुज आकार का। तो इसमें क्या लिखेंगे? त्रिभुजाकार दिखता है। हल्का सा त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं? त्रिभुज तो नहीं, हमको ही पता है, लेकिन त्रिभुजाकार लग रहा है कि नहीं? ये जो है आपका
वो नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया। हाँ, ये सब देश में जो है इसी प्रकार का पिरामिड पाया जाता है। बात समझ में है? ये पिरामिड बोलते हैं इसको। दिक्कत यहाँ तक में किसी को? तो सबसे पहला है विस्तारित जनसंख्या। तो विस्तारित जनसंख्या हम क्या बोलेंगे? तो विस्तारित जनसंख्या का जो आकार होता है वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। ये नाइजीरिया एवं बांग्लादेश देश में इसी प्रकार का पिरामिड पाया जाता है, जहाँ पे जन्म दर ज़्यादा रहता है लेकिन मृत्यु दर क्या होता है? कम होता है, जिस कारण से जनसंख्या क्या होते जाता है? फैलते जाता है। ठीक है यहाँ तक में? उसके बाद है आपका स्थिर जनसंख्या। अब स्थिर जनसंख्या क्या होता है? देखिए, जितना यहाँ जन्म ले रहा है उतने आगे जा कर के मर भी रहा है, लगभग उतने है कि नहीं? जितना जन्म ले रहा है उतने यहाँ मर भी रहा है। तो यहाँ पे जनसंख्या स्थिर रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? स्थिर रहेगा, क्योंकि जितना यहाँ जन्मा रहा है वहीं उतने मर रहा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नहीं, दिक्कत यहाँ तक में किसी को? उसके बाद यहाँ देखिए ह्रासमान जनसंख्या, ये क्या होता है? तो ये आपको देखिए शंकु के आकार का दिखेगा, दिख रहा है क्या? शंकु के आकार का। ये और इधर मुड़ेगा, शंकु के आकार का दिख रहा होगा हल्का सा आपको, ऐसे आकर के देखिए, यहाँ मुड़ गया है ना, तो ये किस आकार का है? शंकु के आकार का है। मतलब यहाँ पे जन्म भी कितना हो रहा है? हल्का सा हो रहा है, अब मृत्यु भी उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। मतलब जनसंख्या यहाँ पे क्या है? ह्रास करते हुए निकल रहा है, मतलब कि घट रहा है जनसंख्या। बात बुझे कि जरा सा जन्म ले रहा है, ऊपर जाते जाते देखिए ये फैल रहा है ना, इसलिए जनसंख्या यहाँ पे क्या होगा? ह्रास होगा। बात बुझ रहे हैं? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? भारत में भी आपका यही है। अब भारत में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गया है। अब अभी कितना हो गया भारत का जनसंख्या? 142 करोड़, शायद इतना ही है, 142 से 145 करोड़ हो चुका है भारत का जनसंख्या अनऑफिशियली। अभी जनगणना होगा तो उसके बाद अच्छा से पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपको मान के चलना है कि भारत का जनसंख्या भी अब किस स्थिति में पहुंचेगा? इसी स्थिति में पहुंचेगा, बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घटते जाएगा। बात समझ में आया? एक और टॉपिक है इसमें, साक्षरता। तो साक्षरता क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। ये वाला आपका न्यूयॉर्क जैसा देश में पाया जाता है। साक्षरता क्या होगा? तो 7 बरस से बेसी उम्र का व्यक्ति का जो पढ़ने का या सीखने समझने का समझ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साक्षरता बोलते हैं। आया समझ में? क्या बोले हम आपको? 7 बरस से ज़्यादा का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जो अगर पढ़ने लिखने का क्षमता है उसी को क्या बोलेंगे? साक्षरता बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक में? 7 बरस से कम का नहीं, क्योंकि 7 बरस से कम का बच्चा को पढ़ने ही नहीं आता है, वो उसमें सीख ही रहा होता है। 7 बरस से कम, 7 बरस से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त, लेसन 3 आपका समाप्त हो गया। तो इसमें किसी को कोई कष्ट है? तब लिखवा दिया जाए इसको। चलिए लिखिए। आयु संरचना में लिखिए, देश में, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, देश में स्त्री एवं पुरुष दोनों का निवास होता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों का निवास होता है। दोनों का निवास होता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों का निवास होता है। 15 से 59 वर्ष के आयु को कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या तथा 60 वर्ष से ऊपर के जनसंख्या को बूढ़ा जनसंख्या कहा जाता है। 60 वर्ष के ऊपर जनसंख्या को बूढ़ा जनसंख्या कहा जाता है। हाँ, चलिए लिखिए अगला। आयु संरचना पिरामिड में पहला लिखिए विस्तारित जनसंख्या।
पहला लिखिए विस्तारित जनसंख्या, और विस्तारित जनसंख्या में लिखिए विस्तारित जनसंख्या पिरामिड लिख करके डैश दीजिए, इसमें पिरामिड भी जोड़ दीजिएगा। और इसमें लिखिए पहला लिखिए, इसमें डैश दे करके लिखिए यह त्रिभुजाकार होता है, यह त्रिभुजाकार होता है, यह त्रिभुजाकार होता है जो यह त्रिभुजाकार होता है जिसमें जिसमें जन्म दर ज़्यादा होता है, जिसमें जन्म दर ज़्यादा होता है किंतु मृत्यु दर कम होता है, किंतु अब जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। किंतु मृत्यु दर कम होता है जिस कारण से इसका जनसंख्या विस्तार करता रहता है। जिस कारण से इसका जनसंख्या विस्तार करते रहता है। नाइजीरिया, बांग्लादेश जैसे देश में यही पिरामिड है। नहीं दिख रहा है वहाँ, नाइजीरिया, बांग्लादेश जैसे देश में यही पिरामिड है। ये अपने से लिख लीजिएगा, केवल त्रिभुजाकार के जगह क्या लिख दीजिएगा, घंटी की तरह ये लग रहा है, तो घंटी के आकार का होता है। हाँ, केवल त्रिभुजाकार के जगह लिख दीजिए घंटी के आकार का होता है। लिखिए हाँ, घंटी के आकार का होता है। लिखे इसमें जन्म दर और मृत्यु दर, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होता है। इसमें हाँ, इसका लिखा रहे हैं, केवल त्रिभुजाकार के जगह पे आप कर दीजिए घंटी के आकार का होता है, और उसके बाद लिखिए इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होता है, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होता है। हो गया? हाँ, जिस कारण से इसका जनसंख्या स्थिर रहता है, जिस कारण से इसका जनसंख्या स्थिर रहता है। चलिए अगला लिखिए ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड, इसमें डैश दे करके लिखिए यह पिरामिड शंकु के आकार का होता है, यह पिरामिड शंकु के आकार का होता है। हाँ, शंकु के आकार का होता है जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम होता है, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम होता है। शंकु के आकार का होता है जिसमें जन्म दर मृत्यु के दर से कम होता है, जिस कारण से इसका जनसंख्या ह्रास करता है, जिस कारण से इसका जनसंख्या ह्रास करता है। चलिए जल्दी से ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने से पहले साक्षरता में डैश दे करके लिखिए, तो इसका जनसंख्या ह्रास करता है मतलब कमता है। चलिए साक्षरता में लिखिए साक्षरता वह दर है, साक्षरता वह दर है, साक्षरता वह दर है जो साक्षरता वह दर है जो 7 बरस के अधिक उम्र के बच्चों में, 7 बरस से अधिक उम्र के बच्चों में सीखने समझने व शिक्षा के स्तर को बताता है। चलिए जल्दी से ग्राफ बनाइए।
पहला क्वेश्चन लिखेगा सब, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? हाँ, ये खत्म हो गया चैप्टर। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? संगठन से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन लिखिए, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं? आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? उसके बाद लिखिए, विस्तारित स्थिर एवं ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड को दर्शाइए। एवं ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड को दर्शाइए। अगला क्वेश्चन लिखिए, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? साक्षरता से आप क्या समझते हैं? ये लेसन आप लोगों का समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को देख लेना है।